सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 साइकोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ना इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही साइकोलॉजी के क्या क्या टर्म्स रहे हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स क्या हो सकते हैं और कैसे हम लोग कभी कभार साइकोलॉजी को एज कॉमन सेंस भी समझ लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो पहला यहाँ पे ये लिखा गया है दैट साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ओके, साइकोलॉजी जो टर्म है इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। नाउ फर्स्ट इज साइकी, दैट मीन्स योर सोल, एंड देन द सेकेंड वर्ड इज लोकस, दैट मीन्स स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। सो हम लोग इस वे में बोल सकते हैं दैट साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द सोल और द माइंड। बट एनसीईआरटी का प्रॉपर डेफिनेशन जो है which is कि psychology as a science studies the behavior, the mental process and the experiences in different context. Now ये mental process, experience और behavior सारे के सारे terms को अच्छी तरीके से समझाया गया है टेक्स्ट बुक में। ना मेंटल प्रोसेसेस मीन्स दिस आर द प्रोसेस दैट वी यूज while solving any kind of problem. Now from solving any problem I don't mean only bookish problem or some maths or physics problem. From that I mean it also includes your day to day events. Suppose आपके घर पे कोई आ गया and your mom is not there, so you have to prepare some dish for them and तब आपने कुछ अपना दिमाग लगा के आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। या फिर आप कहीं पे बाहर चले गए, आपको कोई अपनी चीज मिली नहीं, तब आपने कुछ जुगाड़ लगा के जो भी चीज की जरूरत थी आप उसको सॉल्व कर दिया। सो इन दैट वे हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज में भी अपना मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं। Now the next thing is the brain activities or the neural activities. Now I am saying न्यूरल एक्टिविटीज बिकॉज डेफिनेटली ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और उसकी वजह से मैसेजेस वन पार्ट ऑफ द ब्रेन से दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन तक रिसीव हो पाता है। सो द ब्रेन एक्टिविटीज और द न्यूरल एक्टिविटीज एंड मेंटल एक्टिविटीज दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर एक नहीं होता है तो दूसरा वाला काम करना बंद कर देता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेंटल एक्टिविटी है याद करना, आपको कोई चीज याद करनी है, तो अगर ब्रेन के एक्टिविटीज या फिर न्यूरॉन्स आपके जो ब्रेन में है वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो आप याद नहीं कर सकते हो। सो इन दैट वे दे आर इंटरडिपेंडेंट बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ब्रेन एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज दोनों सेम नहीं है। Now examples of mental process are your remembering, learn करना, learning, then feeling, perceiving and so on. So the next term is experiences. Now experiences are very subjective in nature. That means it varies from individual to individual, event to event and even place to place. So there is no proper structural statements or theory which can be universally applicable. So it varies from individual to individual. Now the next thing is it is embedded in our consciousness or awareness. That means कि जब तक आप अपने कॉन्शियस स्टेट पे नहीं रहते हो, जहाँ पे आपका पूरा अटेंशन हो, तब तक आप अपने एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर इंसान सो रहा होगा, आप जाके पूछेगा आपको कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है एंड ऑल, शायद वो इंसान बता ना पाए, बट अभी वो पूरी तरह से अवेक है, आप उसको एक नए जगह पे उसका एडमिशन हुआ या क्या हुआ एंड देन यू आस्क कि आपको कैसा लग रहा है, तब वो शायद बता सकता है क्योंकि वो कॉन्शियस स्टेट पे है और उसका फुल अटेंशन उस इवेंट या उस प्लेस पे था। नाउ the third thing is that internal and external conditions of the experiencer influence it. That means एक्सपीरियंसर का मतलब हम जो इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब मैं और आप, हम लोग सारे एक्सपीरियंसर ही हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करने वाला इंटरनल कंडीशन और एक्सटर्नल कंडीशन दोनों होते हैं। सपोज आप एक सोशल गैदरिंग पे गए हो और आपका इंटरनल कंडीशन सही नहीं है, मीन्स यू आर फीलिंग लो और आपको लगता है कि आपका लाइफ का मतलब उलट पुलट हो चुका, पूरा भसड़ मचा हुआ है, कुछ भी सही से नहीं चल रहा है एंड ऑल,
सो उस टाइम पे इवन इफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत सही हो, आप अपने दोस्त लोगों के साथ मिल रहे हो, आपके बहुत क्लोज दोस्त से आप मिल रहे हो, स्टिल वहां पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरनल कंडीशन इन्फ्लुएंस कर रहा है। नाउ एक्सटर्नल कंडीशन का एक एग्जाम्पल आपके बुक में ही है कि आप एक बस ट्रैवल कर रहे हो गर्मियों के दिनों में। आई नो हाउ इट फील्स, बहुत हॉरिबल सा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपका पहले से मूड खराब है एंड ऑल, बट क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है एंड आपको इरिटेट उससे फील होता है, तो आपका बिहेवियर भी बहुत ऑकवर्ड या फिर रूड सा उसके बाद हो जाता है, राइट। और या फिर अगर उसका ऑपोजिट हो, अगर आप एक पिकनिक गए अपने दोस्त लोगों के साथ, तब इवन इफ आप मतलब अंदर से सही फील कर रहे हो कि नहीं, आपके दोस्त लोग हैं, आप वहां पे मजे कर रहे हो, तो उस टाइम पे एक्सटर्नल कंडीशन का इन्फ्लुएंस हमारे एक्सपीरियंस पे होता है। सो दिस आर द 2 एग्जाम्पल्स जो आपके बुक में है। द नेक्स्ट टर्म इज बिहेवियर। ना बिहेवियर सिंपली मीन्स एनी काइंड ऑफ रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज दैट वी गिव टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस. Now the stimulus can be hunger and your response can be eating the food, right? It is as simple as that. Now the other thing is that there are 2 classifications of behavior. The first one is your covert behavior and the second one is overt behavior. Now from the letter O you can understand that overt behavior is something that can be outwardly seen. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा है तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी लैंग्वेजेस से या फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग जान सकते हैं कि वो इंसान गुस्सा है, राइट। देन इज कोवर्ट बिहेवियर विच कैन नॉट बी सीन आउटवर्डली, जो इंटरनल होता है। सपोज एक इंसान ऊपर से अगर आप देखो, गेस करने के लिए बोला जाए, तो आप बोलोगे वो इंसान बहुत खुश है एंड उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट इंटरनली वो इंसान बहुत ज्यादा लो फील कर रहा है। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट understand because it is internal in nature. So that is an example of covert behavior. Now the other thing is that the behavior can be simple, the behavior can be complex, the behavior can be short and the behavior can be enduring. So बहुत ज्यादा complexities होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे सिंपल सा बिहेवियर हो। अगर किसी ने अच्छे से बात किया तो आप वहां पे अच्छे से रेसिप्रोकेट कर रहे हो, रेस्पॉन्स दे रहे हो, सो इट इज सिंपल। बट वहीं पे एक इंसान आपको कहे, आपको तारीफ किए जा रहा था, आप बहुत खुश हो, फिर उसके बाद बीच में आपको न्यूट्रल बोल रहा है, बीच में फिर आपको बोल रहा है कि नहीं आप में ये प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो जाता है, राइट। द अदर थिंग इज कि बिहेवियर इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। तो वही सेम चीज मैंने आपको जो कही कि भूख लगना, हंगर, इट इज स्टिमुलस एंड योर रिस्पॉन्स टू इट इज ईटिंग द फूड। तो ये कहीं ना कहीं ये बिहेवियर एक एसोसिएशन है बिटवीन एस स्टिमुलस एंड आर रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ यंग साइंस। ना यहाँ पे साइकोलॉजी को यंग साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से 13-14 सेंचुरी या उससे भी बहुत ज्यादा पहले ये सब्जेक्ट आया है। इट इज अ रीसेंट डिसिप्लिन दैट गॉट इंट्रोड्यूस, राइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो हम लोगों को याद करना है, दैट इज 1879। नाउ on this year Wilhelm Wundt he introduced the first psychology laboratory in Leipzig, Germany. बहुत important date है, we all should remember it, right? The other thing is that the neuroscience and computer science they have borrowed concepts from psychology. तो neuroscience कैसे borrow किया? क्योंकि psychology में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड पढ़ते हैं, उनके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो न्यूरो साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड देन इज कंप्यूटर साइंस। ना अगर हम एक ह्यूमन और कंप्यूटर के रिलेशनशिप्स को ना जान पाए तब हम लोग कंप्यूटर साइंस वगैरह में सही से डेवलपमेंट नहीं ला सकते हैं। दिस आर द थिंग्स जो साइकोलॉजी से ये दोनों डिसिप्लिन बोरो किए हैं। So psychology as a discipline has 2 parallel streams.
Now from parallel streams I mean that one stream represent your physical and biological sciences and the other stream represent your social and cultural sciences, right? एंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ना, अगर ये वाला स्ट्रीम देखूं जहाँ पे बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेस है, सो इन दैट वे दे आर गोइंग टू बी, मतलब वो सारे रिसर्चर्स दे आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्सेस, राइट? एंड बस उसी को ही वो एसोसिएट करके बोलने वाले हैं व्हाट आर द things that are part of our brain which help to do so, but the other stream is going to study about the social norms and cultural influence on human behavior. क्योंकि कई बार हम लोग कोई भी गैदरिंग में जा रहे हो या दूसरे कोई चीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं we try to do a conformation to the societal norms that will help us to become more acceptable by the society. So ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं that psychology as a discipline has two parallel. So the next topic is psychology as natural science. Now it is highly influenced by Descartes and a model called as hypothetico-deductive model, right? So that means that scientific advancement can only takes place if you have a theory to explain certain phenomena. अगर आपके पास एक प्रॉपर थ्योरी है ये बताने के लिए कि एक फेनोमेना कैसा होता है, तभी वहां पे साइंटिफिक एडवांसमेंट हो सकता है. एंड एग्जाम्पल बुक में आपका है बिग बैंग थ्योरी. ना थ्योरी मतलब क्या है ना, थ्योरी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना. नाउ अगर आप पूछोगे कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या है ना, हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव स्टेटमेंट्स. नाउ टेंटेटिव मतलब टेक्सचुअल स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ अ सर्टेन फेनोमेना ऑकर. सेम है, बट हाइपोथेसिस पहले होता है एंड थ्योरी हाइपोथेसिस करेक्ट होने के बाद बनता है. इट इज अ फाइनल रिजल्ट एंड इज द इनिशियल स्टेज. और इसी तरीके से बताने के लिए मैं आपको पूरा चेन बताने वाली हूँ, ठीक है? सो पहले इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट, इट इज अ प्रॉब्लम, वो पहला स्टेप है. उसके बाद आप हाइपोथेसिस रेडी करते हो कि ठीक है इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है एंड यू कैन से कि फॉर दिस रीजन द फेनोमेना इज ऑकरिंग, राइट? सो इट इज योर हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस होने के बाद दैट विल बी डाटा कलेक्शन. आप डाटा कलेक्ट करते हो डिफरेंट मेथड से एंड आफ्टर डाटा कलेक्शन आपका इवैल्यूएशन आता है. ना इवैल्यूएशन में आपको मतलब जो रिसर्चर्स है वो चेक करते हैं कि एक्चुअली आपका जो डाटा कलेक्शन है या आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रू है कि नहीं. अगर वहां पे ग्रीन लाइट मिलता है तब आपका थ्योरी अप्रूव होगा, और अगर वहां पे आपको ग्रीन लाइट नहीं मिलता, रेड लाइट मिलता है, तो आपको वापस से अपने हाइपोथेसिस में चेंज करना पड़ेगा एंड फिर से वही चेंज स्टार्ट होने वाला है. So पहले problem, then it's hypothesis, then is data collection, then is evaluation, and then आपके final result निकलेगा जो कि है theory. इसी प्रोसेस से ही गुजर के जितने भी आप थ्योरी पढ़ोगे लर्निंग के बारे में, परसेप्शन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, इमोशन के बारे में, वो सब के सब यही प्रोसेस देके ही बनाए गए हैं जब अपने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले. So next topic is psychology as a social science. Now it means that it studies the human behavior in their socio-cultural environment. हम देखना चाहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर उनके सोशो कल्चरल एनवायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है. एंड इट इज नॉट दैट कि ह्यूमन बीइंग दे ऑलवेज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, दे ऑल्सो क्रिएट देम और यू कैन दे ट्राई टू चेंज इट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फैमिलीज, right? Because of the rapid educational advancement and economic development, it is now very common to see nuclear families in urban areas. ये पहले नहीं था and it was not a part of your cultural society. धीरे धीरे क्योंकि we are a part of Gen Z, now it is very common to see and now it is acceptable, right? So यही सारी ही चीजें हैं. एंड यस
हमारे बुक में एक उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए एक स्टोरी है रंजीता और शबनम का। ना मैं उसका सिर्फ कंक्लूजन पार्ट पे ही ध्यान दूंगी, विच सेज दैट कि दोनों एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड इसीलिए बन गए क्योंकि दोनों फैमिलीज एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी दे हेल्प्ड आउट ईच अदर, एंड इसी वजह से उनकी कम्युनिटी, उनकी फैमिली के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। दैट इज नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि विलेजेस में और भी दूसरे फैमिलीज थे जो हेल्प नहीं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो जिन लोग का घर इवन मतलब फ्लड की वजह से खराब हो गया था, वहां जाके उनकी चीजों को चुरा रहे थे। सो यू कैन सी दैट ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हाउ देयर सोशियो कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरमेंट हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल on their human behavior. Next topic is mind and behavior. So सबसे पहले स्टार्टिंग में माइंड वॉज अ टैबू वर्ड, क्योंकि जब कोई भी पूछता था कि अच्छा ठीक है माइंड का इतना ही बता रहे हो तो उसका कोई स्ट्रक्चर हमको दिखाओ, उसका फिजिकल प्रेजेंस हमको दिखाओ, उसका लोकेशन के बारे में बोलो, जो कि ज्यादातर लोग बता नहीं पाते। तो बहुत टाइम तक वो एक टैबू वर्ड था। सो वी शुड थैंक neuroscientists like Sperry and physicists like Penrose, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने एफर्ट की वजह से माइंड कॉन्सेप्ट को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाया साइकोलॉजी में। देन कुछ केसेस हैं जो बताता है कि माइंड इज डेफिनेटली इट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ब्रेन, बट ये एक सेपरेट एंटिटी है। यू कैन नॉट मर्ज कि माइंड तो ब्रेन के अंदर ही है। ये मान सकते हैं कि ठीक है अगर ब्रेन नहीं है तो माइंड भी नहीं है, बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी, यू कैन नॉट मर्ज इट। सो दो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगी। First is your occipital lobe case. So we know that occipital lobe is a part of your cerebral cortex. Now occipital lobe help करता है विजुअलाइज करने में, चीजों को देखने में, उनके रंग शेड्स को जानने में। तो एक पेशेंट का ऑक्सीपिटल लोब सर्जिकली रिमूव कर दिया गया था। तो हमारा मतलब कॉमन सेंस यही बोलता है कि ठीक है कि ठीक है निकाल दिया गया तो शायद वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा शेड्स को या फिर कलर्स को, बट उसके बाद वो सेम तरीके से जैसे एक इंसान के पास विजुअलाइजेशन पावर है वो जैसे रिस्पॉन्स देता है, वो पेशेंट भी उसी तरीके से ही रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया। द अदर एग्जाम्पल इज फैंटम आर्म केस। सो यहाँ पे एक अमेचर एथलीट था, उसका एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल मतलब मोटरसाइकिल से वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसका आर्म पूरी तरीके से मतलब काट दिया गया क्योंकि वहां पे इन्फेक्शंस वगैरह कुछ हो गए। तो उसके बाद ना इवन इफ वो फिजिकली उसका आर्म उसके पास नहीं था, उसने अपने माइंड में मान लिया था कि उसके पास एक्चुअली एक आर्म है। तो जब कभी भी उसके सामने एक कप ऑफ कॉफी रख देते थे, वो हमेशा ट्राई करता वही वाले फैंटम हाथ से उसको उठाने में। एंड जब कोई भी आके ऐसे हाथ फेर लेता था तो मतलब एज अ रिमाइंडर कि आपका तो वह हाथ है ही नहीं, वो प्रोटेस्ट करता था। तो उसके लिए अभी भी उसका वो आर्म उसके साथ अटैच्ड है। सो ये सारे केसेस यही बताते हैं कि इवन इफ पार्ट ऑफ द ब्रेन उनका खराब हो गया था एंड इट वाज डैमेज, स्टिल उनका माइंड वहां पे इंटैक्ट था। द अदर थिंग वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड माइंड। सो पहले सोचा गया था कि पहले इन दोनों के बीच तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द बिहेवियर। सो यहाँ पे ऑर्निश एक एक्सपेरिमेंट किए, तो उनका एक पेशेंट था एंड उनके आर्टरीज ब्लॉक हो गए थे जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था। तो वहां पे उन्होंने मेंटल इमेजरी टेक्निक वहां पे यूज किया। उनके पेशेंट को बोला कि आप विजुअलाइज करो कि आपका आर्टरीज ब्लॉक नहीं है, वहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है। एंड उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया क्योंकि वो पेशेंट को रिलैक्स फील हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव मेंटल इमेजरी द पेशेंट फेल्ट रिलैक्स्ड। और इसी की वजह से ये टेक्निक्स को यूज करके कई सारे फोबियाज या फिर इरेशनल फियर जो हम
बाद में इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसको भी क्योर किया जा चुका है. सो इट शोज एक नया डिसिप्लिन विच इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. Very important term from examination point of view. Now it studies the role that is played by the mind in strengthening the immune system. जितने भी हम लोगों ने केसेस पढ़े यही बताता है, मतलब पर्टिकुलरली द ऑर्निश वन, कि एक माइंड का इन्फ्लुएंस है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का, और यही एक नया discipline है, that is your psychoneuroimmunology. So the last topic of the day is popular notions of psychology. Now popular notions of psychology यही बताता है कि कई बार हम लोग common sense पे ज्यादा विश्वास करने लगते हैं rather than the scientific researches or the studies. And common sensual explanations of human behavior, they are based on hindsight and they explain very little. Now from hindsight I mean it is something understanding of a situation after it has happened. फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको दिखा दूर से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एंड फिर जब आपने ऊपर उठ के देखा तो वहां पे आपको एक लड़की दिखी. तो उसके बाद अपने कॉमन सेंस अपना हाइंडसाइट अब बताओगे तो अच्छा ठीक है लड़की थी इसीलिए एक्सीडेंट हो गया. अब समझ में आया कि हाइंडसाइट का मतलब क्या है. वो एक्चुअली होने के बाद आप उस चीज या फिर उस इवेंट को समझने का ट्राई करते हो, जो कि बहुत कम एक्सप्लेन करता है, ज्यादातर वेग होता है, ट्रू नहीं होता. बट साइकोलॉजी के जितने भी स्टडीज, जितने भी थ्योरीज आप बुक में पढ़ने वाले हो, वो पूरी तरीके से सही होते हैं. प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपोथेसिस, थ्योरीज, इवैल्यूएशन एंड ऑल, और उसके बाद ही लोगों के पास जाता है. एंड ज्यादातर आप साइकोलॉजी की स्टडीज देखोगे तो वो हमारे कॉमन सेंस के अगेंस्ट ही जाता है. तो एक एग्जाम्पल है ड्वेक्स स्टडी जो 1975 में हुआ था. तो हमारा कॉमन सेंस यही बताता है कि ठीक है बच्चों का परफॉर्मेंस आपको अच्छा कराना है तो पहले आप उनको वेरी इजी प्रॉब्लम दो. जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए तब आपको मुश्किल प्रॉब्लम्स देने में आपको आसानी होगी और वो बच्चा भी और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा. तो उसी चीज को प्रॉपर वे में समझने के लिए तो उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके आए. तो पहले वाले ग्रुप को बहुत इजी मैथ्स प्रॉब्लम दिया गया, सेकंड वाले ग्रुप को मिक्स करके दिया कि इजी भी है और डिफिकल्ट भी है. तो ऑब्वियसली जब सॉल्व करने की बारी आई, ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए, ये लोग बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किए. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ड्वेक जाके उनको बोले कि देखो आपका इसीलिए ही खराब हुआ है क्योंकि आप अच्छे से ट्राई नहीं कर रहे हो, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको और एक बार ट्राई करना है. तो इतना बोलने के बाद उनका एक ट्रेनिंग पीरियड हुआ. ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद जब उनको फिर से मैथ्स के प्रॉब्लम दिए गए, दोनों ही डिफिकल्ट थे, तो यहाँ पे पूरा रिजल्ट था वो पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया कॉमन सेंस के लिए. क्योंकि जिन लोगों को बहुत इजी दिया गया था, जिसको कॉमन सेंस के अनुसार कि ठीक है आसानी से कर लेंगे, वो बहुत जल्दी गिव अप कर दिए, वो सॉल्व ही नहीं किए जब आपको उन लोगों को डिफिकल्ट दिया गया. जबकि वो लोग जिन्होंने बोथ फेलियर और सक्सेस इक्वल अमाउंट में टेस्ट किया था, उन लोगों ने गिव अप जल्दी नहीं किया. सो इन दिस वे कैन सी कि कॉमन सेंसेस के अगेंस्ट कैसे रिसर्च के स्टडीज जाते हैं. और भी एग्जांपल है कि कुछ कल्चर में ये माना जाता है कि ठीक है मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन एंड वुमेन कज मोर एक्सीडेंट्स देन मैन. ये सारे के सारे अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के तरीके समझने का ट्राई करोगे, ये सब के सब गलत है. सो इन दिस वे ओनली आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजिस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर पाम रीडर, और जिसको आप पूछते हो कि मेरा दिमाग पढ़ के दिखाओ, रीड माई माइंड, ये पूरी तरीके से अलग है. आपको धीरे धीरे आपके वेग परसेप्शन और लेमैन्स पर्सपेक्टिव को चेंज होता हुआ आपको समझ में आएगा. एंड इन दिस वे यू कैन गेट अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. सो अगर आपको जितना तक मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली give that link in the description. You can click and download that PDF. And
अगर कोई भी डाउट हुआ एंड ऑल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इफ आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक इट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट मोर easy for you to understand. So with this, bye and have a great day.